अब देखिए, विजय माल्या वाले केस में सबसे बड़ा मुद्दा लोन रीस्ट्रक्चरिंग का था, क्योंकि उन्होंने जो भी लोन बैंक से लिया था वो उसको पे नहीं कर पा रहे थे, और फिर भी बैंक ने ऐसे लोन को बैड डेट घोषित नहीं किया था। और अगर हम ऑफिशियल रिकॉर्ड्स को देखें तो तत्कालीन फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम ने 2014 में सरकार बदलने से जस्ट पहले किंगफिशर एयरलाइंस के लोन को रीस्ट्रक्चर करने के लिए ऑर्डर जारी किया था। एंड बीइंग एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट इट वाज अ वेरी कंट्रोवर्शियल डिसीजन। इसके बाद जब सरकार बदली तो लोन रीस्ट्रक्चरिंग को सस्पेंड कर दिया गया था। हाउएवर, केवी कामत की अध्यक्षता में एक 5 मेंबर की कमेटी बनी थी जिसको रिकमेंडेशंस देने थे इन रिगार्ड्स टू वन टाइम लोन रीस्ट्रक्चरिंग उन इंडस्ट्रीज के लिए जो कि कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से काफी स्ट्रेस्ड चल रही हैं। यहाँ पर सरकार ने कमेटी से कहा था कि आप सेक्टर स्पेसिफिक बेंचमार्क बनाइए कि किस सेक्टर को हम कहां तक का लोन रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि केवी कामत आईसीआईसीआई बैंक के फॉर्मर चेयरमैन हैं। अच्छा, यहाँ पर जो रीस्ट्रक्चरिंग की सुविधा है वो उन बोरोवर्स को दी जाएगी जिनका एग्रीगेट एक्सपोजर 1500 करोड़ या फिर उससे ऊपर है। यहाँ पर एग्रीगेट एक्सपोजर का अर्थ बैंकिंग से रिलेटेड है एंड इट मीन्स टोटल अमाउंट ऑफ मनी विच हैज बीन बोरोड फ्रॉम द डेट मार्केट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम थी उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। ये डिसीजन आरबीआई ने 1 अप्रैल 2015 को लिया था, मतलब कि स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर आफ्टर द चेंज ऑफ गवर्नमेंट। अब देखिए, विजय माल्या की ही तरह बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अपने लोन को रीस्ट्रक्चर तो करवा ले रहे थे इन ऑर्डर टू मेंटेन देयर क्रेडिट स्कोर्स, लेकिन जो पैसा बैंक से मिल रहा था फॉर देयर सर्वाइवल उसको अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए और अपने पर्सनल अकाउंट्स में साइफन ऑफ कर लिया जाता था, जिसकी वजह से बिजनेस यूनिट्स को ये पैसा नहीं मिलता था और बिजनेसेस सफर कर रहे थे। अब देखिए, बैंक्स में सीडीआर सेल्स हुआ करते थे और ऐसी कंपनीज के प्रमोटर्स बैंक्स के सीडीआर सेल्स को अप्रोच करते थे एंड दे यूज्ड टू गेट देयर लोन्स रीस्ट्रक्चर्ड। और कभी कभी ऐसा होता था कि ये एक से ज्यादा बार करने में सफल हो जाते थे। फॉर एग्जाम्पल, इन विजय माल्यास केस रिगार्डिंग किंगफिशर एयरलाइंस, और इसी मिसयूज की वजह से सरकार को बैंक्रप्सी कोड लाना पड़ा और अब ऐसे ज्यादातर लोग बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स फेस कर रहे हैं। और बैंक्रप्सी कोड आने के बाद से आरबीआई ने लोन रीस्ट्रक्चरिंग का प्रोसेस काफी ज्यादा स्ट्रिंजेंट बना दिया। साथ ही साथ जैसे विजय माल्या के केस में बैड लोन्स की एवरग्रीनिंग हो रही थी उसको भी रोक दिया। बट फिलहाल जो जेन्युइन केसेस हैं रिगार्डिंग इंडस्ट्रियल सेक्टर्स विच आर हिट बाय कोविड-19 पैंडेमिक, उनको एक बार के लिए लोन रीस्ट्रक्चरिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी। अब देखिए, ये स्कीम जब इम्प्लीमेंट की जाएगी तो 31 अगस्त तक का जो भी रीपेमेंट होगा इंडस्ट्रीज के द्वारा उसको 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। मतलब कि बिजनेसेस का जो भी ड्यू था 31 अगस्त तक का उसको फिलहाल के लिए माफ कर दिया जाएगा फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपकी जो ईएमआई भरने की डेट थी वो 1 अगस्त की थी और आप उसको नहीं पे कर पाए हैं, तो अब आप इसको 1 फरवरी 2021 तक पे कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज कामत पैनल के पास ये था कि उनको ये पॉइंट आउट करना था कि कौन सी इंडस्ट्रीज कोविड-19 की वजह से स्ट्रेस फेस कर रही हैं। तो देखिए, जो मेजर सेक्टर्स हैं वो हैं रिटेल ट्रेड, होलसेल ट्रेड, रोड्स एंड टेक्सटाइल्स। और दिक्कत इस बात की भी है कि कुछ सेक्टर्स ऐसे थे जो कि कोविड-19 के पहले भी स्ट्रेस फेस कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस, पावर सेक्टर, स्टील सेक्टर, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन। ओवरऑल 26 सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया गया है फॉर दिस स्कीम, जिनके 5 फाइनेंशियल रेशियोज को कंसिडर करना होगा बिफोर ग्रांटिंग देम बेनिफिट्स अंडर दिस स्कीम। अब देखिए, चाहे आप लॉ स्टूडेंट हो या फिर सीए या सीएस के स्टूडेंट हों, आप इन सारे रेशियोज को एक बार जरूर देख लीजिएगा ताकि लॉन्ग आंसर्स के लिए आपको कॉम्प्रहेंसिव पॉइंट्स मिल जाएं। अब देखिए, इस स्कीम के अंतर्गत बैंक्स को भी थोड़ी ऑटोनॉमी प्रोवाइड करी गई है और ये कहा गया है कि आरबीआई इस स्कीम की
फाइनल गाइडलाइंस को निकालने से पहले बैंक्स के बोर्ड अप्रूव्ड रेजोल्यूशन पॉलिसीज को भी कंसिडर करेगी। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोविड-19 से पहले भी कुछ ऐसे सेक्टर्स थे जो ऑलरेडी स्ट्रेस्ड थे, इसीलिए इस स्कीम के अंतर्गत उन लोगों को सुविधा दी जाएगी जिनका मार्च 1, 2020 तक लोन स्टैंडर्ड कैटेगरी में क्लासिफाइड था। मतलब कि मार्च 1 से पहले अगर आपका लोन बैड लोन घोषित कर दिया गया था तो आपको इस स्कीम की सुविधा नहीं मिलेगी। यहाँ पर एक और चीज का ध्यान रखा गया है कि ऐसा ना हो कि कोई भी व्यक्ति या फिर कंपनी मल्टीपल बैंक्स से पैसा ले रही हो या फिर मल्टीपल सोर्सेस से इस स्कीम का बेनिफिट उठा रही हो, और इसीलिए इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट मैंडेटरी कर दिया गया है इन ऑल सच केसेस। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपने 1000 करोड़ का लोन ले रखा है, मतलब कि दिस इज योर एग्रीगेट एक्सपोजर। इसमें से 500 करोड़ आपने बैंक ऑफ इंडिया से लिया है और 500 करोड़ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लिया है। ऐसे में इस स्कीम का लाभ उठाने से पहले बैंक ऑफ इंडिया और एसबीआई आपके केस के लिए एक इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट साइन करेंगे फॉर मूविंग फॉरवर्ड विद योर केस अंडर द स्कीम। अब देखिए, इस रीस्ट्रक्चरिंग के बाद आपको 2 साल तक का एक्सटेंशन प्रोवाइड कराया जा सकता है ऑन द रीपेमेंट ऑफ योर लोन। सवाल ये बनता है कि मान लीजिए रीस्ट्रक्चरिंग के बावजूद कोई कॉर्पोरेट डेटर डिफॉल्ट करता है तो फिर क्या होगा। इसके लिए स्कीम के अनुसार डिफॉल्ट के केस में रिव्यू पीरियड ट्रिगर हो जाएगा। मतलब कि अगले 30 दिन के अंदर अंदर आपको जो रीस्ट्रक्चरिंग की सुविधा प्रोवाइड की गई थी उसको बैंक्स रिव्यू कर सकते हैं इन केस दे हैव साइंड द आईसीए। और देखिए, रिव्यू पीरियड खत्म होने के बावजूद अगर आप डिफॉल्ट करते रहते हैं तो फिर आपके लोन अकाउंट को स्टैंडर्ड एसेट से नॉन परफॉर्मिंग एसेट में डाल दिया जाएगा।